आज जिस नरेंद्र मोदी की छवि एक वर्ल्ड लीडर, विश्व गुरु, नॉन बायोलॉजिकल अवतार, महामानव और यहाँ तक कि भगवान, लिटरली एक भगवान जैसी बना दी गई है। भगवान मेरा लिविंग गॉड है, वो लिविंग गॉड। मोदी को भगवान मानता हूँ, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। मोदी भगवान है भारत का। वो कभी एक गुजराती बिजनेसमैन रहे, कभी हिंदू हृदय सम्राट और कभी सबसे समझदार आरएसएस प्रचारक के रूप में पेश किए गए। उन पर मुसलमानों के कत्लेआम के आरोप भी लगे, अपने कॉम्पिटिटर नेताओं के मर्डर के आरोप भी लगे। अरविंद पंड्या ऑब्स्टेकल था और एफिशिएंट चैलेंजर थे। तो मैं तो 30 तरह से कहता आया हूँ कि इस कावतरा में नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट हाथ है। कभी एक लड़की के साथ अफेयर के सबूत भी मिले, तो कभी चाय वाला और गरीब माँ का बेटा जैसे जुमले गढ़े गए। अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। इतने गरीब कि कभी 35-40 साल तक उन्होंने भिक्षा मांग कर खाई। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। और कभी कहते हैं कि वो उस टाइम में अमेरिका के बहुत सारे स्टेट्स में घूम चुके थे, जिस दौर में इंडिया के अच्छी फाइनेंशियल हैसियत रखने वाले लोगों के बस का नहीं था। जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। एक टाइम पर नरेंद्र मोदी की इमेज ठीक वैसी बन गई जैसी इन्हें चाहिए थी। उल्टा इतनी बन गई कि अब करोड़ों रुपए देकर उस हिंदू हृदय सम्राट वाली इमेज से पीछा छुड़ाया गया, क्योंकि अब वही इमेज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जोखिम बन चुकी थी। और फाइनली जब वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तब शुरू होता है पीआर का एक ऐसा खेल जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आपने इस वीडियो पे एक बार क्लिक कर दिया तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और खासतौर पे वो लोग जो बीजेपी के समर्थक हैं और मोदी जी को भगवान मानते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये गलतफहमी पूरी तरह से खत्म होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको मोदी जी के बचपन से लेकर अब तक की जो जर्नी है ना, वो पॉलिटिक्स में आए थे, उससे पहले वो क्या थे और पॉलिटिक्स में आने के बाद वो क्या हो गए। आप ये भी देखेंगे कि मोदी जी अपना बयान किस तरह बदलते हैं। जब उन्हें मुसलमानों की जरूरत होती है ना कि मुसलमानों का मुझे सपोर्ट मिले, तो मुसलमानों की वो तारीफें करेंगे। ऐसे ये लोग मुसलमानों के बारे में क्या क्या बोलते हैं आप लोग जानते ही हैं। इन्हें आतंकवादी घोषित करने पर ये बीजेपी वाले तुले रहते हैं। ऊपर से एक बार तो इन्होंने ये भी कह दिया था कि जो हिंदू धर्म है ना, वो कोई धर्म ही नहीं है। अब आप कहोगे ये कब का, तो ये वीडियो आप पूरी देखना ना, आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। और हाँ, याद रखना, द निक्की चैनल है, उनको सब्सक्राइब करना, क्योंकि आज के समय में गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। ऐसा जो लोग कर रहे हैं उनके चैनल बैन हो जा रहे हैं। तो चलो वीडियो को एंड तक देखते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 7 अक्टूबर 2001 से, जिस दिन नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बनते हैं। इससे पहले वो आरएसएस संगठन को ऑर्गेनाइज और मजबूत करने के लिए एक अहम पद संभाल रहे थे। एक्चुअली नरेंद्र मोदी आरएसएस से एक बाल स्वयंसेवक के रूप में जुड़े थे। तब उनकी उम्र मात्र 8 साल की थी। 1970 के दशक आते आते जब नरेंद्र मोदी करीब 20 साल के हो चुके थे, तब संघ में उन्हें प्रचारक बनाया गया। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स और रणनीति क्षमता के बल पर नरेंद्र मोदी ने संघ में एक अलग पहचान बनाई। और 1980 के दशक में जब आरएसएस के लोगों ने एक अलग विंग यानी बीजेपी का गठन किया, तो संघ ने उन्हें बीजेपी में भेज दिया। उन्होंने पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम किया, साथ में गुजरात में अपनी पकड़ मजबूत की। धीरे धीरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के करीब आते गए। फिर आता है साल 2001। इस साल गुजरात के भुज शहर को भूकंप ने तहस नहस कर दिया। उस समय गुजरात में बीजेपी की सरकार थी और केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे। उस भूकंप में हजारों लोग मारे गए, लेकिन सरकार भूकंप के बाद लोगों को राहत पहुंचाने में असफल रही। नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी ने सत्ता में परिवर्तन कर दिया। केशुभाई पटेल को खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और नए मुख्यमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इस भूमिका के लिए पहले से ही तैयार थे। उन्होंने सत्ता संभाली, लेकिन कुछ ही महीने बाद गुजरात की राजनीति एक ऐसा मोड़ लेती है जो उनकी पूरी छवि को बदल कर रख देती है। यूं तो नरेंद्र मोदी के भाषण पहले ही मुस्लिम विरोधी और जहर भरे होते थे। पूरे विश्व को इस्लाम में कन्वर्ट करना, ऐसे इरादों से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, those who are belong to the Islam, they are doing this activity. मित्रों, मेरी पहचान तो है हिंदुत्ववादी की। लेकिन अब नरेंद्र मोदी को चाहिए था एक हिंदू हृदय सम्राट का टैग। 27 फरवरी 2002 के दिन गोधरा रेलवे स्टेशन साबरमती एक्सप्रेस का कोच S6 में आग लग जाती है और 59 लोगों की दुखद मौत हो जाती है। आरोप लगते हैं कि ये आग लोकल मुस्लिम्स ने लगाई। ये कार सेवकों को आने का जो समय था, वो कार सेवकों को ही मालूम होता है, या आरएसएस के लोग जो अंदरूनी बात जानते हैं, इसको ही मालूम होता है कि ये आने वाले हैं वो है। तो मुसलमानों को कैसे मालूम पड़ा कि डब्बे में लोग बैठे? और ये डब्बा बाहर से नहीं जलाया गया, अंदर से जलाया गया है। फिर शाम होते होते वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठनों ने गुजरात बंद का ऐलान कर दिया। विक्टिम्स की बॉडी को अहमदाबाद लाकर परेड की गई, रैली निकाली गई और माहौल गर्म किया गया। नेशनल टीवी पर उसे दिखाया गया। हालात बिगड़ने लगे, लेकिन नरेंद्र मोदी का उन्हें सपोर्ट मिल रहा था। आईपीएस संजीव भट्ट सीएम नरेंद्र मोदी को अलर्ट करते हैं कि आपका ये डिसीजन डिजास्टर साबित हो सकता है, दंगे हो सकते हैं।
लेकिन आईपीएस संजीव भट्ट के एफिडेविट के अनुसार नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने दो। फिर लोगों की भीड़ जाती है। उनके पास हथियार थे, तलवारें थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि पुलिस के पास उन्हें ना रोकने के सीधे ऑर्डर थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि एक भयानक और सुनियोजित मुस्लिम विरोधी दंगा भड़क उठा। 3 दिनों तक राज्य जलता रहा। हजारों मुसलमान मारे गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, घर घर को आग के हवाले कर दिया गया, कोई 2000 लोग मारे गए। बाबू बजरंगी जो एक कन्विक्टेड आरोपी था, मतलब कोर्ट में ये प्रूव हुआ कि बाबू बजरंगी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्याएं की, रेप किए। तो कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्ची हो, कुछ भी हो, काटने से कुछ, मारो काटो जलाना। एक को प्रेग्नेंट थी, उसको हमने चीर दिया। उसका स्टिंग ऑपरेशन होता है। सवाल पूछा जाता है कि आपको छुड़वाया किसने? कहते हैं कि नरेंद्र भाई नहीं होते तो कुछ पॉसिबल नहीं था। नरेंद्र भाई ने पहले सेटिंग की, जज बदले, उसके बाद छुड़वाया। जेल में आप बताइए ना, छुड़वाया किसने? जज तक बताइए, तो कैसे छुड़वाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया। उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़वाया। तो हमने ऐसे ही गोधरा के बीजेपी एमएलए हरेश भट्ट, उनका भी एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने हमें 3 दिन दिए थे कि 3 दिन है तुम्हारे पास, जो करना है कर लो, मैं संभाल लूंगा। जो उन्होंने किया है ना, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। 3 दिन का मोहलत दिया, 3 दिन में जो कुछ करना करो। और रमेश देव, वीएचपी कार्यकर्ता, वो भी कहते हैं कि हमने अपने जानने वाले मुसलमानों को चुन चुन कर मारा। जो 20-25 साल से हमारी नजरों में जो लोग थे, उनको चुन चुन के मारा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कोई अचानक भड़की हिंसा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी। ब्रिटिश सरकार की एक जांच रिपोर्ट ने नरेंद्र मोदी को इस हिंसा के लिए सीधे जिम्मेदार ठहराया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने न केवल हिंसा रोकने में लापरवाही बरती, बल्कि कई बार आरोप लगे कि सरकार ने दंगइयों को खुली छूट दे दी। कई मीडिया रिपोर्ट्स और स्वतंत्र जांचों में यह दावा किया गया कि पुलिस को जानबूझकर दूर रखा गया और हिंदुत्ववादी संगठनों को अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला करने के लिए छूट दी गई। इस हिंसा के बाद नरेंद्र मोदी की छवि में एक स्पष्ट विभाजन हुआ। एक तरफ उनके समर्थक उन्हें हिंदू गौरव का प्रतीक मानने लगे, हिंदू हृदय सम्राट मानने लगे। नरेंद्र भाई ने करवाया और उन्होंने तो मुझे यहाँ तक कहा था कि ये जो ट्रेन में S6 साबरमती में जो बोगी जली थी, वो भी प्लानिंग के साथ जलवाई गई थी ताकि वो हिंदू हृदय सम्राट बन सके। उस जमाने में हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे प्रवीण तोगड़िया। जबकि दूसरी तरफ आलोचकों ने उन्हें दंगों के जिम्मेदार के रूप में देखा। अमित शाह खुद एक रैली में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने 2002 में कुछ लोगों को सबक सिखा दिया था। 2002 में एक बार नरेंद्र भाई वच्चे डपलू करवानो ट्राई करो, एवो पाठ भणायो कि 2002 પછી 22 ते हजी कोई डोकू ऊंचुन दी करतु भाई। छवि इतनी खराब हुई कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी उनसे बहुत नाराज हुए और उन्हें राजधर्म का पालन करने की याद दिलाई। मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने उन पर वीजा बैन लगा दिया और उन्हें दुनिया में एक अलग थलग नेता के रूप में देखा जाने लगा। अब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह की गंदी छवि वाला नेता सक्सेसफुल नहीं हो सकता, इसलिए अब नरेंद्र मोदी को अपनी छवि सुधारने के लिए काम करना था। यहाँ से नरेंद्र मोदी की इमेज बनना शुरू होती है। अब नरेंद्र मोदी को एक ऐसी छवि बनानी थी जो विजनरी है, जो दूरदर्शी है, जो इंडिया के गरीब लोगों की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझता है, जो बिजनेसमैन है, जो डिसीजन मेकर है। उन्होंने अलग अलग रास्ते अपनाए, जैसे भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों के साथ गठजोड़ किया। इसी के चलते साल 2003 में उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट किया। ये बाइनियल इवेंट था, मतलब हर 2 साल में लगने वाला, जिसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इनवाइट किए गए गुजरात में इन्वेस्ट करने के लिए, जॉब्स क्रिएट करने के लिए। ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि इमेज मेकओवर का टूल था। रॉयटर्स की एक साल 2013 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वाइब्रेंट गुजरात समिट एक प्रोपेगेंडा एक्सरसाइज था, दंगों में लगे दाग को मिटाने के लिए। 2002 के दंगों के बाद नरेंद्र मोदी की जो इमेज थी वो इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज्यादा खराब थी। समिट को एक ऐसे मंच के रूप में देखा गया जहां बड़े उद्योगपति, विदेशी डेलीगेशंस और सीईओज की मौजूदगी से प्रो बिजनेस और डेवलपमेंट ओरिएंटेड लीडर की छवि मौजूद होती है। रिपोर्ट ने यहां तक तर्क दिया कि ये इवेंट आर्थिक से ज्यादा पॉलिटिकल मैसेज और पावरफुल टूल बन गया। खासकर 2014 के आम चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीचेस में रायट्स मेंशन करना बंद कर दिया और सिर्फ डेवलपमेंट पर फोकस किया। और अपने देश में गौतम अडानी, मुकेश अंबानी और रूहिया समूह जैसे कॉर्पोरेट दिग्गजों का समर्थन पाकर मोदी ने अपना हिंदुत्ववादी चरमपंथी अतीत से ध्यान हटाकर आर्थिक विकास की ओर मोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिलता था कि नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में मुसलमानों के खिलाफ बात करी हो, दंगों से रिलेटेड कोई बात कही हो। उल्टा वो मुसलमानों को फेवर करते नजर आने लगे। कोई भी आतंकवाद की घटना होती है और जो भी उस आतंकवाद के खिलाफ बोलता है उसको कम्युनल के रंग से रंग देते हैं। ये किसी कौम के खिलाफ नहीं है और मित्र आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। अब वो इस्लाम के फेवर में बात करने लगे। एंड द फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ इस्लाम विच लिटरली मीन्स पीस। उल्टा हिंदू धर्म में जो कुछ सुपरस्टिशंस हैं उनके खिलाफ बोलने लगे। वी डोंट बिलीव दैट। हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, हम मानने को तैयार नहीं है। हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ। पहले शौचालय
फिर देवालय। उन्होंने कार के ऊपर पता नहीं नींबू और मिर्ची न जाने क्या ये लोग देश को क्या प्रेरणा देंगे? ऐसी अंधश्रद्धा में जीने वाले लोग आप ही तो हैं इनक्रेडिबल इंडिया। और क्या है? क्या उन पत्थरों में और मूर्तियों में इनक्रेडिबल इंडिया है क्या? फिर साल 2007 में मोदी जी ने वॉशिंगटन बेस्ड एप्को वर्ल्ड वाइड को हायर किया, जो दुनिया की सबसे बड़ी पीआर और लॉबिंग फर्म में से एक है। एप्को ने उनकी पूरी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी अपने हाथ में ले ली, उन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर प्रमोट किया और वाइब्रेंट गुजरात ब्रांड को दुनिया भर में मशहूर किया। इसके लिए रिपोर्टेडली हर महीने $25,000 खर्च होते थे। ये सब कुछ किया जा रहा था ग्लोबल लेवल पर अपनी इमेज चमकाने के लिए। इमेज सुधारने की कोशिशों में साल 2011 का सद्भावना फास्ट भी शामिल था। 3 दिन का ये उपवास था, जो देखने में एक दूसरे के करीब आने की कोशिश थी, लेकिन ये सब हो रहा था ऐसी रूम्स में टैक्स पेयर्स के पैसे से। इसमें मुस्लिम नेता बुलाए गए, टोपियां पेश की गई, लेकिन मोदी जी ने नहीं पहनी। ये सब एक बड़ा पीआर स्टंट था और मुस्लिम समाज तक पहुंचने की एक सीधी कोशिश थी। ये सब काम भी आया। 2002 के दंगों के बावजूद बीजेपी इलेक्शन जीतती रही। साल 2007, साल 2012 में बड़ी जीत मिली और मोदी जी गुजरात के सबसे ज्यादा लंबे समय तक सीएम बने रहने वाले नेता बन गए। धीरे धीरे तस्वीर बदलने लगी। हाईवेज, बिजली सुधार, उद्योग, विकास की इमेजरी सामने आने लगी और 2002 की यादें पीछे चली गई। इसके साथ साथ मोदी जी ने स्वच्छ भारत और कन्या केलावनी जैसे अभियान चलाए। इन सब चीजों से उनकी एक काबिल प्रशासक की छवि पक्की होती रही। अब नेशनल लेवल पर तो मीडिया आजाद थी, लेकिन गुजरात की मीडिया पर मोदी जी का काफी मजबूत सिकंजा था और नेशनल मीडिया को भी कंट्रोल करने के लिए मोदी जी ने एक चालाक रास्ता निकाला। सरकारी विज्ञापनों के जरिए मीडिया हाउसेज पर अपनी पकड़ मजबूत की। फिर रिलायंस जैसे बड़े बिजनेस घरानों ने कई न्यूज चैनल्स खरीद लिए, जहां से सरकार के हक में खबर चलाना और ज्यादा आसान हो गया। और यहीं से फिर इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रैंकिंग गिरने लगी। और बात अगर सोशल मीडिया की करें तो सोशल मीडिया आने के बाद मोदी जी इस मैदान में भी सबसे आगे निकल गए। 2009 से ही वे ट्विटर पर एक्टिव हैं और आज 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की 2016 की एक स्टडी कहती है कि सोशल मीडिया ने उन्हें अपने मुश्किल अतीत से ऊपर उठने में मदद की है। उनके ट्वीट्स का अंदाज भी सोचा समझा रहता था, यानी विकास, प्रेरणा और त्योहार। 2002 से पहले वाला कट्टर मुस्लिम विरोधी नेता अब देखने को नहीं मिलता था। फिर साल 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए और इमेज मेकओवर के लिए प्रशांत किशोर को अपना राजनीतिक रणनीतिकार अपॉइंट किया। प्रशांत किशोर ने इन चुनाव के मैनेजमेंट के लिए सिटीजन फॉर काउंटेबल गवर्नेंस यानी CAG नामक एक इलेक्शन कैंपेन ग्रुप का गठन किया, जिसने चाय पे चर्चा, हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां पर चाय का महत्व ही ना हो और चाय से चाह भी बढ़ती है, रन फॉर यूनिटी, 3D रैलियों और सोशल मीडिया अभियानों के जरिए बीजेपी और मोदी के प्रचार प्रसार को अंजाम दिया। मोदी जी को चाय वाला और एक गरीब माँ के बेटे वाली छवि प्रशांत किशोर की ही देन है। मोदी जी कई जगह कहते हैं कि वो इतने गरीब थे कि उनकी माँ बर्तन मांजती थी। अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। मेरे पास पहनने के लिए जूते तक नहीं होते थे। एक दिन मैं स्कूल जा रहा था, मेरे मामा मुझे रास्ते में मिल गए। उन्होंने देखा, अरे ऐसे स्कूल जाता है, जूते वूते नहीं है। अब हमने तो जिंदगी में कभी जूते पहने ही नहीं थे। लेकिन उनकी कुछ बचपन की तस्वीरें बताती हैं जिनमें वो गरीब तो किसी एंगल से नहीं दिखते। इन फोटोज में वो कोट पैंट, टाई, जूते और उनकी एक अच्छी पोजीशन मालूम होती है। जिस टाइम के नरेंद्र मोदी के ये ठाट बाट वाले फोटोज हैं, उस टाइम में एक्चुअल गरीब लोगों ने कैमरा तक नहीं देखा था। और मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने 35-40 साल भिक्षा मांग के खाई है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। और वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि जब वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, जब वो किसी भी पद पर नहीं थे, तब भी अमेरिका के कई स्टेट्स में घूम चुके थे। जब मैं PM भी नहीं था, CM भी नहीं था, नेता भी नहीं था, जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। मोदी जी के प्रचार प्रसार के इन अनोखे प्रयासों ने उन्हें जनता के सामने प्रभावी रूप में पेश किया। अब तक नरेंद्र मोदी देश भर में एक अच्छी खासी पॉपुलैरिटी पा चुके थे। इसलिए साल 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित कर दिया। श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। पार्टी के अंदर विरोध भी हुआ। LK आडवाणी जैसी बड़ी हस्तियां अपेरेंटली इस फैसले से नाखुश थी, लेकिन RSS की बैकिंग बहुत मजबूत थी। इसलिए नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन जाते हैं। गुजरात मॉडल को भी देश के सामने बड़े एग्रेसिवली तरीके से रखा गया। एक ऐसे नेता की छवि जो काम करता है, विकास करता है, डिलीवर करता है।
वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट पर घोटालों और स्कैम के आरोप लगाए जा रहे थे। आम जनता के दिल में कांग्रेस के खिलाफ बहुत गुस्सा था, वो बदलाव चाहती थी। पूरा कैंपेन यूपीए सरकार की करप्शन के खिलाफ एक मजबूत आवाज बन गया। 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम घोटाले और कोलगेट स्कैम, एक के बाद एक घोटाले सामने आते और नरेंद्र मोदी की तरफ से वादे भी बड़े बड़े किए गए, जैसे 2 करोड़ नौकरियां हर साल, काला धन वापस। काला धन वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मौका देंगे, मैं पाई वापस लाऊंगा। महंगाई पर लगाम, गिरते हुए रुपए की वैल्यू की आलोचना। कैसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा? मोदी जी ने अपने आप को एक ऐसा नेता बताया जो न करप्ट है न कमजोर है, जो निर्णायक है, राष्ट्रवादी है और स्ट्रॉन्ग है। कैंपेन के नारे इतने सीधे और करारे होते कि लोगों के जहन में उतर जाते। अच्छे दिन आने वाले हैं, अब की बार मोदी सरकार। अच्छे दिन आने वाले हैं। बार बार के इनके इश्तिहारों के जरिए ये नारे बच्चे बच्चे की जबान पर चढ़ गए। होलोग्राम 3D रिलीज ने एक साथ हजारों जगह नरेंद्र मोदी की मौजूदगी का एहसास करा दिया। चाय पे चर्चा के नाम पर आम आदमी से सीधा रिश्ता जोड़ा। सोशल मीडिया वॉर रूम्स ने डिजिटल मोर्चे को संभाला। अब तक नरेंद्र मोदी एक ब्रांड वैल्यू बन चुके थे और पूरा देश मोदी लहर में था। और नतीजा ये हुआ कि साल 1984 के बाद से पहली बार बीजेपी ने अकेले 282 सीट के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया। ये सिर्फ चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत थी। अब टाइम वो आने वाला था जब पूरी बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम से जानी जाएगी। अब गठबंधनों का वो दौर खत्म हुआ जब छोटी छोटे फैसलों के लिए छोटी छोटी पार्टियों को मनाना पड़ता था। अब किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। और जब इतनी बड़ी उपलब्धि बीजेपी को नरेंद्र मोदी ने दिलाई तो धीरे धीरे सत्ता का केंद्र एक जगह सिमटने लगा और मोदी जी बन गए सेंट्रल पावर। फिर इसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में कई बड़ी योजनाओं का आगाज किया, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वल योजना, पीएम जनधन योजना, आयुष्मान भारत, एक के बाद एक योजनाओं की झड़ी लगा दी गई। अब ये योजनाएं कितनी सफल रही और कितनी फेल रही, कितने बड़े बड़े स्कैम हुए और इन योजनाओं का सबसे बड़ा मोटिव क्या था, इन सब पर एक डिटेल वीडियो बनाई जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में ये जान लेते हैं कि इन योजनाओं में नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े पोस्टर बनवाए गए। टीवी, वेबसाइट, प्रिंट मीडिया, राशन के कट्टे, गली मोहल्ले, नुक्कड़, हर जगह मोदी ही मोदी। यहाँ से नरेंद्र मोदी की पहचान आसमान छूने वाली थी। देश में कोई ऐसा इंसान नहीं बचा जो नरेंद्र मोदी को नहीं जानता। सवाल कुछ भी पूछा जाता, लेकिन जवाब एक ही, नरेंद्र मोदी। डोनाल्ड ट्रंप को कौन जितवाएगा? मोदी जी जितवाएंगे। रशिया में डेमोक्रेसी कौन लाएगा? मोदी जी लाएंगे। बताइए, भारत का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? मोदी बाबा। धरती पर ऐसा कौन सा भगवान है जो जीवित है? मोदी भगवान। एक आम आदमी सुबह बिस्तर पे आंखें खोलता और दिन भर की दिनचर्या में जहां जहां वो जाता, जिधर भी नजरें घुमाता, उसे नरेंद्र मोदी ही नजर आता। इन योजनाओं की आड़ में एक ऐसा PR स्टंट खड़ा गया जिससे कोई देश का नागरिक बच नहीं सका। इन पोस्टर्स और एडवर्टाइजमेंट के अलग अलग प्रयासों में जनता के करोड़ों रुपए झोंक दिए गए, जिसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का 79% तक बजट एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी पर खर्च कर दिया। 2014-15 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू होने से लेकर 2019-20 तक इस स्कीम के तहत कुल बजट आवंटन 848 करोड़ रुपए था, जिसमें कोविड-19 से प्रभावित जो फाइनेंशियल ईयर्स हैं, जैसे 2020-21, वो शामिल नहीं है। इस दौरान राज्यों को 622.48 करोड़ रुपए जारी किए गए, लेकिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सिर्फ 25.13% फंड ही खर्च किया। फ्लैगशिप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत 80% फंड मीडिया कैंपेन पर खर्च किया गया। 2022 का एक केस देख लीजिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में बताया कि 2014 से भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद से केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विज्ञापनों पर 6491.56 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जहां सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों पर 3260.79 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं उसने 8 सालों की अवधि में प्रिंट मीडिया पर 3230.77 करोड़ खर्च किए। हर जगह मोदी, हर दिशा में मोदी, यहाँ तक कि वैक्सीन सर्टिफिकेट पर भी नरेंद्र मोदी। मतलब वो वहाँ क्या कर रही है? सर्टिफिकेट किसी सिटीजन का है, मान लो आपके आधार कार्ड में आपकी फोटो नहीं है, हालांकि नरेंद्र मोदी की एक नूरानी तस्वीर है। और सेम चीज बोलते हुए साउथ इंडियन स्टेट केरला के एक आदमी ने कोर्ट में याचिका डाल दी। पीटर एम नाम के इस व्यक्ति को मोदी की तस्वीर के बिना एक नया प्रमाण पत्र चाहिए था, क्योंकि उनका कहना था कि ये मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। फिर बाद में जब कंट्रोवर्सी हुई तो वैक्सीन सर्टिफिकेट से नरेंद्र मोदी की फोटो हटानी पड़ी। ऐसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद एक नया चलन शुरू हुआ। पुरानी योजनाओं पर नए नाम का ठप्पा। इंदिरा आवास योजना बन गई प्रधानमंत्री आवास योजना, नो फ्रिल्स अकाउंट्स हो गया जनधन योजना, निर्मल भारत अभियान का कर दिया स्वच्छ भारत मिशन। 2014 से लेकर आज तक 30 से ज्यादा योजनाओं के साथ यही खेल हुआ। मतलब काम वही पुराना, लेकिन क्रेडिट नया। गवर्नमेंट पर यहाँ तक आरोप लगे कि उसने पुरानी गवर्नमेंट की वेब फाइल्स तक डिलीट करवा दी ताकि पुरानी योजनाओं का कोई नाम और निशान ना बचे। और अभी दिसंबर 2025 में तो हद हो गई। मनरेगा यानी महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी रोजगार गारंटी योजना,
उसे भी रीनेम कर दिया गया, उसका भी नाम बदलकर उसका नाम कर दिया गया विकसित भारत जी राम जी। और ब्रांडिंग वही, नरेंद्र मोदी के बड़े से फोटो के साथ लिख दिया गया विकसित भारत की तरफ बढ़ता हुआ देश। यही नरेंद्र मोदी जो कहते थे कि मैं मनरेगा को कभी बंद नहीं करूंगा। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। और गांधी जी को साइडलाइन करने की कोई नई पहल नहीं है। बीजेपी ने डिपार्टमेंट ऑफिसेज, कैलेंडर और डायरीज से गांधी जी की फोटोज को नरेंद्र मोदी की फोटोज से रिप्लेस कर दिया। बात यहां तक आ पहुंची कि हरियाणा के बीजेपी सीनियर नेता हैं अनिल विज, उन्होंने ये तक मांग कर ली कि लगे हाथ करेंसी नोट से भी महात्मा गांधी के फोटोज को हटा दिया जाए। ये ट्रेंड याद है? कांग्रेचुलेशन नरेंद्र मोदी जी। दरअसल हुआ यह था कि किसी भी छोटी बड़ी अचीवमेंट्स के लिए उनके सपोर्टर्स और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोग नरेंद्र मोदी को पर्सनली लिंक करते थे, चाहे उनके कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो। ऐसे ही साल 2021 में जब टोक्यो ओलंपिक्स के इंडियन मेडल विनर्स के अवार्ड सेरेमनी में मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, तब ये विवाद शुरू हुआ। फिर नरेंद्र मोदी को लोगों ने बहुत सारे क्रेडिट्स दे दिए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये अटल कैंटीन वाला मामला तो अभी का है। दिसंबर 2025 में दिल्ली गवर्नमेंट ने अटल कैंटीन नाम से एक कैंटीन लॉन्च करी। यहाँ पर भी यही देखने को मिला कि अटल बिहारी वाजपेयी की एक छोटी सी कॉर्नर में फोटो, लेकिन वहीं मोदी जी की एक बड़ी सी डोमिनेट फोटो। सेम चीज G20 समिट के नाम पर देश भर में बड़े बड़े पोस्टर लगवाकर अपना चेहरा चमकाया गया। मोदी की गारंटी जैसे बीजेपी का नारा जब थोड़ा फेमस होने लगा, तब उसे बड़े स्केल पर छपवाया और एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट कर दिया और टैक्स पेयर्स के कई मिलियन डॉलर खर्च कर दिए गए। और अभी पिछले साल 2025 में गुजरात गवर्नमेंट ने मोदी के 23 साल के कार्यकाल का जश्न मनाने के विज्ञापनों पर 8.81 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। मतलब 23 इयर्स, मतलब कुछ भी रैंडम नंबर पकड़कर कुछ भी सेलिब्रेट कर देना, क्योंकि पैसे तो जनता के हैं और जरूरी काम तो देश में बचे ही नहीं। और क्रिकेट पर तो एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है, जिस तरह से बीजेपी ने क्रिकेट बोर्ड का और इस खेल का राजनीतिकरण किया है। क्योंकि क्रिकेट अपना देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में देखा जाता है। वहां बार बार मोदी को दिखाना, मैदान में मोदी मोदी के नारे लगवाना, वो भी टिकट खरीद कर और अपने लोग बैठा कर, आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का PR स्टंट है। अब मोदी की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी, जहां छोटे छोटे बच्चे क्या, बूढ़े क्या, गांव देहात क्या, कोने कोने तक पहुंच गई। लेवल यहां तक निकले कि अब मोदी जी सिर्फ एक देश के PM या सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, बल्कि 24 घंटे न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया के गुणगानों के जरिए अब वो देश के भगवान बन गए। वो खुद बड़े बड़े सार्वजनिक मंचों से ये कहने लगे कि मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि मेरा जन्म बायोलॉजिकल रूप से नहीं हुआ। जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। और पॉलिटिक्स में पहचान बहुत मैटर करती है। एक बहुत फेमस चेहरा एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। आलम यहाँ तक जा पहुँचा कि अगर बीजेपी के टिकट से एक कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो उसके भी जीतने के चांसेस हैं। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिताएंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। बीजेपी चाहे कुत्ता खड़ा हो जाए, मैं दूंगा बीजेपी को ही वोट। ऐसे ही एक सर्वे किया गया और वोटर से पूछा गया कि क्या वो बीजेपी को वोट देंगे चाहे उनके लोकल कैंडिडेट कोई भी हो, तो लगभग 85% लोगों ने हाँ कहा कि मोदी की वजह से वो बीजेपी को वोट करेंगे। बीजेपी के कुछ सीनियर MPs ने यहां तक कहा है कि पार्टी मोदी की छवि पर ज्यादा डिपेंड करती है। अगर मोदी ना हो तो चुनावी रिजल्ट्स मुश्किल हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि बीजेपी वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा पार्टी के लोकल कैंडिडेट्स और मैनिफेस्टो से ज्यादा मोदी की पॉपुलैरिटी या नाम से इन्फ्लुएंस्ड हैं। और कुछ स्कीम जैसे स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, फसल बीमा, इन सब पर हेवी एडवर्टाइजमेंट जब स्कीम लॉन्च करी जाती है तो तगड़ी हाइप बनाई जाती, लेकिन फंडिंग ना के बराबर होती है। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 906 स्कीम्स में 71.9 ऐसी स्कीम्स हैं जो अनफंडेड हैं और 20% में आधे से कम स्पेंडेड। मतलब इम्प्लीमेंटेशन के मुकाबले एडवर्टाइजमेंट पर ज्यादा फोकस। और कारण साफ है कि इतने सारे स्कीम लॉन्चेस और इतने बड़े बड़े वादे और इतने सुनहरे सपने दिखाने के बाद नरेंद्र मोदी किन किन फेलियर्स का जवाब देते, इसलिए उन्होंने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि जुमलेबाजी और जनता की आंख में आंख डालकर अपनी काबिलियत और ईमानदारी का सबूत देने में बहुत फर्क है। अब एक बात मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं कि बहुत सारे काम हुए हैं, फला काम हुआ है, ढिमका हुआ है, मुल्ले टाइट हुए हैं, उनमें से एक भी नहीं बताया। तो दो बातें हैं। पहली ये कि क्या हम जैसे इंडिपेंडेंट लोग भी मोदी मोदी करना स्टार्ट कर दें, जैसे मीडिया कर रही है, उनके द्वारा करोड़ों रुपए फूंके जाने के बाद PR टीम कर रही है। जिम्मेदार नागरिक वो होता है जिससे उसका नेता 100 वादे करे और 99 पूरा कर दे। एक वादा ट्राई करके यानी कोशिश करने के बाद फेल हो जाए, फिर भी उससे गिरवान पकड़कर ये पूछे कि जब पूरा नहीं कर सकते तो वादे क्यों किए। हमें वो काबिल इंसान चाहिए जो 100 के 100 वादे पूरा कर सके।
और पूछना बहुत जरूरी है, हम इन नेताओं को अय्यासियों के लिए, विदेशों में और महंगी गाड़ियों में घूमने फिरने के लिए, एसी के रूम्स में जिंदगी बसर करने के लिए और अमीर बनने के लिए नहीं भेजते। इन्हें भेजते हैं हमारी आम जनता की सेवा करने के लिए, हमारे ही पैसे से। और जब पावर, पैसा और पॉपुलैरिटी मिल जाती है, तब आदमी रसूखदार हो जाता है, मिजाज रुबाबदार हो जाता है, तब चलती है इनकी मनमानी, तब ये इंसान को इंसान नहीं समझते। इसलिए सवाल पूछना जरूरी है। सवाल पूछते रहो दोस्तों, दिमाग को खुला रखो। और इस वीडियो पर आपके विचार क्या हैं, कमेंट सेक्शन में रख के जाइएगा, बताइएगा जरूर। मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।